नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस मिशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में। एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या है, इसको कैसे हम लोग डील करेंगे एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके अलावा गवर्नर की पावर्स क्या है, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, क्यों अपॉइंट किए जाते हैं, प्रोविजंस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, ओथ और अफर्मेशन कैसे दिलवाया जाता है, कौन दिलवाते हैं, और रीसेंट पास्ट हिस्ट्री में हमारी इंडिया की आजाद भारत की इतिहास में कौन कौन सी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हैं जिसमें हम लोगों को गवर्नर के कुछ एक्सेप्शंस को भी देखना पड़ा है। उन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आने पे लाइक कीजिएगा एंड दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज दैट इज आवर ओनली मोटिवेशन। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तो देखिए, फीचर्स ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि जो गवर्नर ऑफिस है उसके कुछ फीचर्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनके दो रोल होते हैं। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के। कहने का मतलब ये है कि ये जैसे कि प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति हमारे भारत के अध्यक्ष, या फिर हम बोले कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। वैसे ही जो गवर्नर है वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जैसे कि अगर बात की जाए तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके गवर्नर्स होने चाहिए एंड वही उसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम करते हैं। उसके अलावा ये लिंक भी है, एक मैंडेटरी लिंक है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कहने का मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक लिंकिंग फैक्टर होंगे वो गवर्नर ही रहने वाले हैं। और ये लेजिस्लेटिव हेड है स्टेट के। जैसे कि कोई भी राज्य है, उस राज्य की सरकार द्वारा कोई भी बिल पारित किया जाता है, तो वो बिल जो पारित हो रहा है वो बिना गवर्नर के साइन के लॉ नहीं बन सकता, एक्ट नहीं बन सकता। सो इसीलिए जरूरी है कि गवर्नर का वो एसेंट ले लेना, बिकॉज वो लेजिस्लेटिव हेड है स्टेट के। यानी अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जाए तो हम लोग बात करते हैं गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस अगर है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट गवर्नर लेजिस्लेशन में आ ही जाते हैं स्टेट। उसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि वन गवर्नर वन स्टेट, यानी हर स्टेट के अलग अलग गवर्नर होंगे। लेकिन ये बात है 1956 की, 1956 सातवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने कहा कि ए गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड, वन गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड टू मोर देन वन स्टेट्स। ठीक, यानी कि अब प्रोविजन ये आ गया कि जरूरी नहीं है कि एक स्टेट के लिए एक ही गवर्नर हो। अब ये हो गया कि एक स्टेट से ज्यादा के लिए एक गवर्नर हो सकते हैं, राइट। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह एक्ट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इनको अपॉइंट कौन करता है। तो अपॉइंट किया जाता है इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट खुद से नहीं, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये एड एंड एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर की। कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे कि साहब देखिए ये है कैंडिडेट, इनको आप प्लीज अपॉइंट कीजिए ऑफिस ऑफ द गवर्नर में। तो फिर ऑफिस ऑफ द गवर्नर संभाला जाता है उस एडवाइज्ड कैंडिडेट को बाय द पीएम। और करते कौन है ये काम? प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट का काम। ठीक है, ये जो है ये इनका वैसे तो टेन्योर है 5 इयर्स का जनरली देखा जाता है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यहां पे फॉलो होती है। कहने का मतलब जब तक कि प्रेसिडेंट का प्लेजर है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तब तक ये रिजाइड करेंगे ऑफिस में। और जैसे ही प्लेजर ऑफ मतलब प्रेसिडेंट ने कहा कि ठीक है हमें अच्छा लग रहा है 5 साल बाद भी कर सकते हैं, तो ये 5 साल बाद 10 साल 12 साल तक भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिस में, सिंगल पर्सन, एक बार अपॉइंट होने के बाद। लेकिन ये जो प्लेजर है ये पर्सनल प्लेजर नहीं है, ये भी है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, तो ये एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम होगा। तो रियल में जो ये प्लेजर है वो प्लेजर किसका है? रियलिटी में ये जो प्लेजर है वो है प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्लेजर पे वो है।
हाँ, वो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, तो दैट इज वाई डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। तो यहाँ पे कोई टेन्योर सिक्योरिटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आज अपॉइंट हुए, 2 दिन बाद ही कह दिया जाए कि नहीं आप साहब रिजाइन कीजिए। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है बट हो सकता है। तो कोई यहाँ पे टेन्योर सिक्योरिटी नहीं है, राइट। जैसे कि देखा जाए तो जो रियल पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल, मतलब यूनियन लेवल पे रियल पावर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वेस्टेड है, वैसे ही जो रियल पावर स्टेट लेवल पे है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है ना। तो अगर बात करें, ये क्या हो रहे हैं, इलेक्ट होके आ रहे हैं साहब, ठीक है, ये इलेक्ट होके आ रहे हैं, ये भी इलेक्ट होके आ रहे हैं। तो जब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो हम लोग क्यों क्यों जबरदस्ती गवर्नर के इलेक्शन पे जाएं। देखिए ये बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया गया था, बहुत ही ज्यादा हैवीली डिस्कस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कि जो ऑफिस ऑफ द गवर्नर है उसको अपॉइंट करके फिल किया जाए या फिर इलेक्ट करके, यानी उसके लिए भी इलेक्शंस हो, जनरल इलेक्शंस जैसे कि सीएम या एमएलए के लिए होते हैं, या फिर उनको अपॉइंट करके भेजा जाए। तो पहली चीज, पहला जो लॉजिक दिया गया वो ये दिया गया कि रियल पावर तो इनके लिए, इनके अंदर है, किसके अंदर, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, और गवर्नर जो है वो तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मतलब उनको बिठाना मात्र है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि अननेसेसरी फ्रिक्शन क्यों बढ़ाना, अगर ये भी अपॉइंट होके आते हैं तो ये भी एक फ्रिक्शन व्हील की तरह क्रिएट करेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन। सो दैट इज वाई फ्रिक्शन क्यों क्रिएट करना जबरदस्ती। उसके अलावा मनी एंड रिसोर्सेस को वेस्टेज होगा, अगर आप इलेक्शंस के ऊपर जाते हैं तो मनी एंड रिसोर्सेस का वेस्टेज होगा, जो हम लोग नहीं चाहते कि मनी और रिसोर्सेस वेस्ट हो, वो बाकी और किसी कामों के लिए डाइवर्ट किए जाएंगे, बाकी और किसी काम के लिए लगाए जाएंगे, है ना। उसके अलावा ये पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, राइट। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स जो हैं उनके अगेंस्ट है। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये अलोन रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के लिए, वैसे ही चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो फिर अगर आप गवर्नर को लेके आते हैं, इलेक्ट करवा के लेके आते हैं, तो फिर इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कि अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, राइट। तो ये कारण थे कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर को अपॉइंटेड बनाया गया, अपॉइंटेड पर्सन को ऑफिस ऑफ द गवर्नर में रखा जाएगा, ना कि इलेक्टेड पर्सन को। तो ये डिफरेंस था। अब आइए जरा हम लोग क्वालिफिकेशंस की बात कर ले, क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। अगर हम लोग ऑफिस ऑफ गवर्नर के क्वालिफिकेशंस की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 क्वालिफिकेशंस की चर्चा करता है, सिर्फ 2 और सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशंस की बात होती है। और ये जो 2 क्वालिफिकेशंस हैं मेंशन्ड है, वो है, पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे भी ये क्वालिफिकेशंस थी, यहां पे भी ये 2 क्वालिफिकेशंस हैं। अब लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते आए हैं वैसे वैसे कुछ कन्वेंशंस हैं जो हम लोग फॉलो करने लगे हैं। अब वो कन्वेंशंस क्या हैं, जरा आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला कन्वेंशन ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर में भी कंसल्टेशन होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि कर्नाटका है कंसल्टेड, या तो मान लीजिए कर्नाटका है और कर्नाटका के गवर्नर सेलेक्ट होके अपॉइंट होके जाने वाले हैं, तो उससे पहले उनसे कंसल्ट कर लेना, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से कंसल्ट कर लेना जरूरी होगा कि इज ही द राइट पर्सन, एंड हम लोग इनको भेज रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एंड जो लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस हैं क्या वो स्मूथली रन तो होंगे। सो दैट इज व्हाई ये कंसल्टेशन प्रोसेस जरूरी है, और ये कन्वेंशन है, यानी कि ये कोई लॉ नहीं है, ये प्रोविजन नहीं है जो कि मेंशन हो। हाँ ये जरूर है कि ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसको फॉलो करना चाहिए, कन्वेंशन है, मतलब ऐसा ट्रेंड सेट हो गया है। दूसरा दूसरा है कि सेम स्टेट अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि कर्नाटका के गवर्नर जा रहे हैं, कर्नाटका के ही नहीं होने चाहिए, है ना। हो बिहार से हो, नागालैंड से हो, मिजोरम से हो, भारत के किसी भी अभिन्न अंग से हो सकते हैं, लेकिन सेम स्टेट से ना हो, तो ऐसा कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कन्वेंशन वायलेट नहीं होते,
ये बहुत बार वायलेट भी हुए हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए तो वायलेशंस की अगर बात की जाए तो वायलेशंस में बिहार की बात कर लें तो बिहार में जब एक गवर्नर गए थे तो उस समय उनको देखा गया था कि वो चीफ मिनिस्टर द्वारा इस प्रोसेस को कंसल्ट नहीं किया गया, तो ये वायलेशन है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो इसमें एक कर्नाटका के गवर्नर थे जो कि प्रीवियस लोकसभा नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात के स्पीकर थे, है ना। तो वाला साहब, है ना, तो वाला साहब को कर्नाटक का गवर्नर बना के भेजा जा रहा था। तो यही मैं बता रहा था कि जो वाला साहब थे इनके लिए जो सीएम थे कर्नाटका के उस समय के, उनसे कंसल्ट नहीं किया गया और उनको खुद को पता चला मीडिया के द्वारा कि ये साहब आ रहे हैं एज ए गवर्नर ऑफ कर्नाटका, राइट। वंस एक बार गवर्नर ऑफ कर्नाटका चूज किए गए थे जो कि कर्नाटका के ही रेजिडेंट थे, तो ऑन एंड ऑन बार बार इनका कन्वेंशंस का वायलेशंस होता आया है। एज सच कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट हाँ ये फॉलो हो तो अच्छा है, राइट। अच्छा उसके अलावा देखिए कुछ प्रोविजंस और हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है, वो ये हैं डूज एंड डोंट्स जब अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी मतलब मान लीजिए मैं मुझे एज अ गवर्नर अपॉइंट करके भेजा जा रहा है इन मध्य प्रदेश, तो अगर ऐसा हो रहा है और मैं एमपी हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, एमएलए हूं तो फिर मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, और अगर हो गया तो फिर मुझे तुरंत वहां से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करके जाना पड़ेगा। मुझे एमपी या एमएलए ये मेंबरशिप्स कैंसिल करनी पड़ेगी, रिजाइन करना पड़ेगा, वेकेट करके ही मैं ऑफिस में एंटर कर सकता हूं गवर्नर की। उसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एग्जैक्टली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मुझे होल्ड नहीं करना होगा, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो आई शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अर्लियर। उसके अलावा जो एक और प्रोविजन है जैसे कि कॉमन स्टेट हुए, कॉमन स्टेट्स उसके गवर्नर्स, जैसे 2020 में यूपी और एमपी के, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गवर्नर्स थे वो सेम थे। तो अब देखिए जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बात कर ले तो कॉमन स्टेट के जो गवर्नर्स हैं, कॉमन स्टेट्स हो गए, उनके जो गवर्नर हैं इनकी सैलरी हुई, अलाउंसेस हुए जिन्हें बेसिकली मॉल्यूमेंट्स कहा जाता है, ये कौन बियर करेगा, है ना। तो हो सकता है कि सबसे पहली बात ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसीजन दिया जाता है जो अपॉइंट कर रहा है उसी के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है वही यहाँ पे बता देंगे कि जो सैलरी है मान लीजिए 50% यूपी बियर कर रहा है, 50% एमपी बियर कर रहा है, एमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज 50-50% हो गई या 60-40 हो गई, जो भी वो डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से दोनों को ही देना होगा। सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस एंड प्रोविजंस एंड कन्वेंशंस गवर्नर ऑफिस के साथ जुड़े हुए। नेक्स्ट है ओथ और अफर्मेशन ऑफ द ऑफिस। कोई भी व्यक्ति अगर अपॉइंट होके जा रहे हैं तो उनको ओथ यानी शपथ दिलवाने वाले व्यक्ति कौन है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। जैसे मान लीजिए अगर गवर्नर चुन के जा रहे हैं बिहार के, तो बिहार हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो ओथ एडमिनिस्टर करवाएंगे। अगर मान लीजिए वो प्रेजेंट नहीं है, इफ नॉट प्रेजेंट, यदि मान लीजिए वो प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में फिर ये ओथ और अफर्मेशन का काम किसके द्वारा करवाया जाएगा, सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज द्वारा। तो सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज हैं वही ओथ और एफर्मेशन दिलवाएंगे। अब ऐसा क्या है इस ओथ स्पीच में या इस एफर्मेशन के अंदर क्या मेंशन होता है, एक पॉइंट तो ये रहता है कि मैं विलफुली ऑफिस ड्यूटीज का निर्वहन करूंगा, मेरे ऑफिस की जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। उसके अलावा मैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को डिफेंड करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। उसके अलावा मैं अपने आप को डिवोट करूंगा वेलफेयर और वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, जो भी उस राज्य के नागरिक हैं उन सबके या जो भी रहने वाले हैं उन सभी के वेलबींग और प्रोस्पेरिटी और वेलफेयर के लिए मैं काम करूंगा। तो ये ओथ एंड एफर्मेशन हुआ। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन जो हमने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग
प्रेसिडेंट जब चाहे इनको रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। रेजिग्नेशन देने के लिए भी कहा जा सकता है, ऐसा हुआ भी है। जैसे अगर हम बात करें 1989, तो 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी थी। वीपी सिंह सरकार ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितने भी गवर्नर्स हैं, ऑल गवर्नर्स, ये रिजाइन कर दें। ये सभी लोगों को क्या कर देना है, रिजाइन कर देना है, जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की पिछली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। तो सबने रिजाइन किया था। फिर 1991 में ही तख्ता पलट हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस वापस से सत्ता में आई, और इन्होंने कहा कि नहीं, अब जितने भी वीपी सिंह द्वारा जो चयनित गवर्नर्स थे, जो अपॉइंटेड गवर्नर्स थे, उनकी सरकार द्वारा, वीपी सिंह सरकार द्वारा, वीपी सिंह गवर्नमेंट द्वारा, वो लोग अपना रेजिग्नेशन सबमिट करें, राइट। तो ऐसा कहने का मतलब है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपने आप में आप देख सकते हैं, प्लेजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर है, ये हुआ। इवन एज रिसेंट एज 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट गवर्नर्स, सारे के सारे स्टेट गवर्नर्स को क्या किया गया था, या तो रिमूव कर दिया गया था, या फिर उनसे रेजिग्नेशन की बात की गई थी। और उनको रेजिग्नेशन की जो बात की गई थी, तो उनमें कुछ एक्सेप्शंस थे। उन एक्सेप्शंस को भी थोड़ा सा आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, है ना। तो जैसे गवर्नर्स थे, एक्सेप्शंस थे, इसमें नागालैंड हो गया, है ना, या फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, या फिर आपका तेलंगाना हो गया, है ना, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, आप ये नाम बहुत फेमस हुआ होगा, आपको पता है, बहुत फेमस हुआ था। दिल्ली जो सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, और इनके बीच में काफी टसल था। सो नजीब जंग, इन लोगों को बिल्कुल भी सैक नहीं किया गया, और सिंपली हुआ ये कि ये लोग एंजॉय कर रहे थे अपने ऑफिस को, जबकि बाकियों को या तो रिमूव कर दिया गया था, या फिर डिसमिस कर दिया गया था, या फिर उनको कह दिया गया था कि आप अपना प्लीज रेजिग्नेशन सबमिट कीजिए। अच्छा, तो गवर्नर जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसे देगा, देखिए, जो इनको अपॉइंट कर रहा है उसी को रेजिग्नेशन देंगे। ये कौन है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट की मौत हो जाती है, डेड, यदि मान लीजिए गवर्नर की मृत्यु हो जाए, तो यदि गवर्नर की मृत्यु हो जाती है, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो नेबरिंग स्टेट्स को, मतलब एडजेसेंट स्टेट्स को, नेबरिंग स्टेट्स के गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं उस स्टेट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपी का मैंने बताया था कि यूपी और एमपी के गवर्नर सेम थे, क्योंकि 2020 में जो एमपी के गवर्नर थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था यूपी गवर्नर को कि आप प्लीज ऑफिस में प्रिसाइड कीजिए एंड आप इस पदभार को संभालिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग जरा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर देख लेते हैं। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर्स सिंपली किससे रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से। और अगर हम लोग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देखें, तो सबसे पहला अपॉइंटमेंट तो इनके द्वारा किया जाता है चीफ मिनिस्टर, एंड ऑन एडवाइस ऑफ, अब जब चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, ये क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। पहला अपॉइंटमेंट तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग अगर दूसरे अपॉइंटमेंट की बात करें, तो दूसरे अपॉइंटमेंट में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इनको भी अपॉइंट करते हैं, है ना। और उसके अलावा अगर बात किया जाए, तो नंबर 3 इनका अपॉइंटमेंट चांस जो है वो रहता है किसमें, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। अच्छा, जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अंतर क्या है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी, या हम बोले थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, यानी कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस का मतलब क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड पंचायती राज, इन सारे इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राज्यों में एकदम निम्न स्तर पे, सबसे गांव लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं वो करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा जैसे प्रेसिडेंट करते हैं,
यूपीएससी के मेंबर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये क्या करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर है ना, चीफ ऑफिसर एंड चेयरपर्सन मेंबर्स, उसके अलावा इन सब का अपॉइंटमेंट भी करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये भी एग्जीक्यूटिव पावर है कि बाय डिफॉल्ट ये चांसलर होते हैं ऑफ ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज, सारी की सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी रहते हैं। तो ऐसा है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें लेजिस्लेटिव पावर्स, तो लेजिस्लेटिव पावर्स में बेसिकली ये लॉ मेकिंग पावर्स है। और लेजिस्लेटिव पावर्स की यदि बात की जाए तो देखिए कौन कौन सी आ जाती है। लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है, देखिए ये बुला सकते हैं, ये टाल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसके अलावा ये डिसॉल्व करते हैं, किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड जो भी सम्मन है, प्रोरोगेशन है, उसके अलावा डिसॉल्वमेंट है, ये कौन करेंगे, ये करेंगे गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। उसके अलावा ये किसी भी बिल को एसेंट नहीं देंगे तब तक वो एक एक्ट नहीं बनेगा, बिना इनके एसेंट के, बिना इनके साइन के वो एक्ट नहीं बनेगा। उसके अलावा ये ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं, he can promulgate an ordinance under article 213। यूनियन गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल था 123 जिसमें वो प्रेसिडेंट है वो प्रोमलगेट कर सकते थे ऑर्डिनेंस, यहाँ पे गवर्नर कर सकते हैं स्टेट के लिए आर्टिकल 213 के अंडर में। सो ऐसा है। उसके अलावा जब भी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है तो ही ऐसा हुआ होगा, ठीक है, जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है तो ही ऐसा होगा। उसके अलावा ये फर्स्ट टाइम एड्रेसल इन्हीं को दिया गया है, फर्स्ट टाइम एड्रेसल इन्हीं को है, फर्स्ट टाइम एड्रेसल टू लेजिस्लेटिव असेंबली और बजट सेशन। जैसे मैंने बताया था कि इस पार्लियामेंट के पहले सेशन में बजट सेशन ही होता है, जो कि बजट सत्र, उसमें प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं, और प्रेसिडेंट ही जब पहली बार लोकसभा चुन के आती है तो उसको एड्रेस करते हैं। लेकिन स्टेट लेवल पे ये काम कौन करते हैं, गवर्नर द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो डिस्क्वालिफिकेशन है, चाहे वो हो आपका एमएलए का या फिर एमएलसी का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, अगर इनमें से किसी भी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो वो यही करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या है मैं पढ़ा चुका हूं, एमपी के जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स थे वही यहाँ पे भी है। कौन सा, मेंटल डिसऑर्डरनेस, एडजर्न, इंसॉल्वेंसी यानी बैंकरप्सी, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स थे वो सारे के सारे। करप्शन भी होता है, तो करप्शन के लिए क्या होता है, देखिए बेस्ड ऑन रिपोर्ट सबमिटेड बाय, देखिए इन्वेस्टिगेशन होगा और प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, वैसे ही गवर्नर बोलते हैं रिपोर्ट सबमिट कीजिए, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है इस रिपोर्ट पे एक्ट करना, रिमूव करना, वैसे ही गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है, सबमिटेड बाय ईसीआई। गवर्नर जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं मेंबर को, वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं किसको, या तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी जिनके ऊपर भी ये डिस्क्वालिफिकेशन चार्जेस लगाए जा रहे हैं, राइट। उसके अलावा जैसे आपने देखा था मनी बिल जो है वो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के, प्रायर नोटिफिकेशन के लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, वैसे ही मनी बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता विदाउट द अग्रीमेंट और विदाउट द प्रायर नॉलेज ऑफ गवर्नर। तो ऐसा है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रीवियस कंसेंट के अलावा जो मनी है, जैसे हमने देखा था कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया था, वैसे ही सीएफएस होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो कंसोलिडेटेड फंड कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वैसे ही कंटिंजेंसी, सी मींस कंसोलिडेटेड नहीं कंटिंजेंसी, क्योंकि यहाँ पे कंटिंजेंसी फंड ऑफ जो स्टेट है उस कंटिंजेंसी फंड में जो पैसा निकाला जा सकता है वो किसके द्वारा निकाला जा सकता है, गवर्नर द्वारा ही निकाला जा सकता है, फाइनेंशियल पावर में आता है, ठीक है। उसके अलावा वीटो पावर भी है, और वीटो पावर कौन कौन सी है देखिए, एक तो अगर बिल पहुंचा इनके पास तो या तो ये साइन कर सकते हैं, मींस या तो असेंट दे सकते हैं, या फिर ये एब्सोल्यूट वीटो, या फिर सस्पेंसिव वीटो, या फिर पॉकेट वीटो, इनको एक्सरसाइज कर सकते हैं।
असेंट दे दिया मतलब साइन कर दिया, एब्सोल्यूट वीटो यानी कि डिनाई कर दिया, नहीं दे रहा मैं असेंट, सस्पेंसिव वीटो मतलब एक बार वापस से कंसिडर करने के लिए भेज दिया विधानसभा में, और जो पॉकेट वीटो है इसका मतलब कोई कुछ एक्ट ही नहीं किया, चुपचाप अपनी टेबल पे रख दिया उसे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक एडिशनल यहां पे वीटो पावर है, वो ये है कि ये जो है इस बिल को रिजर्व कर सकते हैं, रिजर्व एनी बिल। गवर्नर जो है इनके पास एक स्पेशल पावर है कि ये रिजर्व कर सकते हैं किसी भी बिल को फॉर प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की एडवाइस लेके वो उस पर साइन करेंगे, और प्रेसिडेंट का इसमें एब्सोल्यूट वीटो होता है, यानी प्रेसिडेंट ने अगर कह दिया कि आप ठीक है असेंट दे दीजिए तो असेंट दे देंगे, अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि नहीं देना असेंट तो वो नहीं देंगे। सो ये है वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड ये एक स्पेशल केस था। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्डनिंग पावर्स देखेंगे प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, दोनों की। यानी जो पार्डन प्ली होती है या क्षमा याचना जिसे कहा जाता है, जो दायर की जाती है, याचिका, क्षमा याचिका जो दायर की जाती है प्रेसिडेंट के पास, कोई भी कल्प्रिट है, कोई भी विक्टिम है मान लीजिए, उनको उनके लिए कोई सजा सुनाई गई है, तो उसके लिए वो कहां पे दायर की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, एंड स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास। और ये क्या होती है, इसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज इसे दिल खोल के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दबा के, एंड जितना हो सके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट इज आवर ओनली मोटिवेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।